वेलकम एवरीवन। आज के मॉर्निंग न्यूज सेशन में आपका स्वागत है। मैं विपिन शर्मा लेकर प्रस्तुत हूँ आज के समाचार पत्रों में छाई मुख्य मुख्य खबरें जो शिक्षा और रोजगार से संबंधित तो होती हैं, साथ ही रोजाना की बहुत सारी जो अपडेट हैं उनसे भी रूबरू कराती हैं। खबर है, यातायात पुलिस में बने महिला विंग 10,000 पद करें सृजित। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, इन्होंने निर्देश जारी कर दिया है। सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद विभागों को यातायात पुलिस में महिलाओं की अलग विंग बनेगी। इसमें महिला निरीक्षक, उप निरीक्षक और सिपाही की अलग से तैनाती की जाएगी। इस संबंध में आदेश देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यातायात पुलिस कर्मियों की कमी को देखते हुए आरक्षी के 10,000 अतिरिक्त पद सृजित करने को भी कहा है। प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ आधारित 150 सवाल। महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों के प्रवक्ता 127 पदों की स्क्रीनिंग परीक्षा का जारी किया प्रारूप। यूपी लोक सेवा आयोग ने राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों में प्रवक्ता भर्ती की स्क्रीनिंग परीक्षा का प्रारूप शुक्रवार को जारी कर दिया। विषयवार पाठ्यक्रम भी आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। परीक्षा कार्यक्रम जल्द घोषित किया जाएगा। स्टाफ नर्स की मुख्य परीक्षा के लिए भी आवेदन 17 तक लिए जा रहे हैं। आप भी एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आंगनबाड़ियों में पढ़ने वालों भी होंगे पहचान पत्र से लैस। आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को भी अब स्कूली विद्यालयों की तरह अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री पहचान पत्र से लैस किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय महिला बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर इस पहल पर तेजी से काम करने में जुटा है। मंत्रालय ने इस साल पहल के संकेत दिए जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के तहत स्कूली शिक्षा का ढांचा पूरी तरह से बदल गया है। इसके तहत फाउंडेशन स्तर पर बच्चों की शुरुआत के 3 साल तक आंगनबाड़ी या बाल वाटिका के 3 साल तक आंगनबाड़ी या बाल वाटिका में पढ़ाई करनी है। ऐसे में बच्चों पर प्रारंभिक स्तर से ही निगरानी बढ़ाने को लेकर शिक्षा मंत्रालय का फोकस है। साथ ही 10वीं पास भी कर सकेंगे रेलवे ग्रुप डी की नौकरियों के लिए आवेदन। रेलवे बोर्ड ने लेवल 1 की भर्ती के मानक किए हैं शिथिल। अनिवार्य नहीं होगा ITI डिप्लोमा, निर्देश जारी हो चुके हैं। अब 10वीं पास युवाओं को भी रेलवे में नौकरी का मौका मिलेगा। बिना डिप्लोमा वाले 10वीं पास युवाओं को रेलवे में रोजगार के अवसर देने के लिए रेलवे बोर्ड ने लेवल 1 पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मानदंडों में छूट दे दी है। लेवल 1 को पहले ग्रुप डी कहा जाता था। बोर्ड ने हाल ही में इसका नाम लेवल 1 कर दिया है। नए मानदंडों के अनुसार अब 10वीं पास उम्मीदवार लेवल 1 की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। लेवल 1 नौकरी के उम्मीदवार के लिए ITI डिप्लोमा अब अनिवार्य नहीं होगा। इससे पहले तकनीकी विभागों के लिए आवेदन करने के लिए 10वीं पास होने के साथ राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद NCVT द्वारा दिया गया राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र NAC या ITI डिप्लोमा अनिवार्य था। बिना NAC या ITI डिप्लोमा वाले उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते थे। रेलवे बोर्ड की ओर से सभी रेलवे जोनों को 2 जनवरी को भेजे गए लिखित संदेश में ये कहा गया है। साथ ही अगली खबर है, लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जल्द आ रहा है, तो इसके लिए भी तैयार रहें। प्रारंभिक परीक्षा जो अर्हता वाली है PET 2025 के आयोजन की भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष SN सावत ने कार्यभार संभाला। सावत DG CBCID के पद से बीते 31 दिसंबर को ही रिटायर हुए हैं। नई जिम्मेदारियां संभालते ही उन्होंने आयोग के कार्यालय का निरीक्षण किया। UP SSSC के अधिकारियों के साथ बैठक कर आगे होने वाली भर्ती परीक्षाओं और जिन पदों के लिए विज्ञापन जारी होना है उनकी भी जानकारी ली। AD से मिले अभ्यर्थी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पूरी होने की उम्मीद लग रही है। नियमावली में दी गई व्यवस्था के अनुरूप पूरी होगी प्रक्रिया। शासन स्तर पर हुई बैठक में तय हुआ चयन का रोडमैप। 1894 पदों की जूनियर एडेड भर्ती के पूरी होने की उम्मीद है। कल भी इसके बारे में खबर आई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर एक बार और अच्छे से समझ लेंगे क्या प्रोसीजर चल रहा है। 1 साल की नौकरी पर शिक्षा मित्रों को मिलेगा 1 नंबर का भारंक। खबर है उत्तर प्रदेश से। तबादला समायोजन के मिलेगा 60 नंबर का भारंक। महानिदेशक जारी करेंगे तबादले की समय सारणी। हर स्कूल में शिक्षा मित्र के 2 पद होंगे। नक्सल क्षेत्र में होंगे 3। 2 शिक्षा मित्रों के भारंक एक समान होने पर वरिष्ठता से होगा आवंटन। इसका मतलब उनकी एज से होगा कि एज जिसकी ज्यादा होगी उन्हें मौका दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। साथ ही असाध्य या गंभीर रोग से ग्रसित शिक्षा मित्र या उनके पति पत्नी व अविवाहित बेटे बेटियों के 10 नंबर। दिव्यांग शिक्षा मित्र या पति पत्नी या अविवाहित बेटे बेटियों के लिए 10 नंबर। एकल अभिभावक शिक्षा मित्र को 10 नंबर दिया जाएगा। वहीं ऐसे शिक्षा मित्र जिनके पति पत्नी सरकारी सेवक, केंद्रीय, प्रदेश सरकार या बेसिक शिक्षा के अधीन कार्यरत हैं उन्हें भी 10 नंबर का भारांक ही मिलने वाला है। विवाद है, कप्तान रोहित के ड्रॉप होने पर दिग्गजों ने दागे हैं बाउंसर।
जसप्रीत बुमराह जो कार्यवाहक कप्तान है, उनका कहना है कि हमारे कप्तान ने नेतृत्व का परिचय देकर खुद को इस टेस्ट से आराम दिया है। इससे साबित होता है कि टीम में कितनी एकता है। आराम की खबर से रिकी पॉन्टिंग भी हैरान हो चुके हैं। उन्होंने माना है कि यह कदम अपेक्षित था। पॉन्टिंग ने आईसीसी रिव्यू में कहा कि जब मैंने इतने अहम मैच में बाहर होने की बात सुनी तो हैरान हुआ। वह लंबे समय से भारत के महान खिलाड़ी रहे हैं, इसलिए जिस तरह कहा गया वह हैरानी भरा था। भारतीय खेमे से जो सुनने को मिल रहा है वह विश्वास करना होगा उस पर। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के आखिरी टेस्ट में बाहर बैठने के फैसले पर सुनील गावस्कर समेत कई दिग्गजों ने अपने अपने तरीके से राय रखी है। गावस्कर और शास्त्री ने कहा वह शायद आखिरी टेस्ट खेल चुके हैं। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने इसे गलत संकेत बताया है। अब किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे पेंशन धारक। ईपीएफओ में केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली शुरू हो चुकी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन धारक अब किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे। ईपीएफओ ने देश भर में अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस लागू करने का काम पूरा कर लिया है। श्रम मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि इससे 68 लाख से अधिक पेंशन धारक जो है वो लाभान्वित होंगे। वैसे ईपीएफ जो है बहुत ही अच्छे से काम करने जा रहा है। अगले 6 महीनों में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कई दिनों से इस पर खबरें आ रही हैं। लेवल 1 भर्ती के लिए अब आईटीआई जरूरी नहीं, ये रेलवे की बात हो चुकी है। आपके सामने अभी पिछली खबरों में दी थी इसकी जानकारी। 18 से नीचे के बच्चे पेरेंट्स की अनुमति से ही बना पाएंगे सोशल मीडिया अकाउंट्स। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स का ड्राफ्ट जारी हो चुका है। 18 फरवरी 2025 तक आम जनता ड्राफ्ट पर दे सकती है अपना फीडबैक। संसद से विधेयक को मंजूरी दिए जाने के 14 महीने बाद ड्राफ्ट रूल्स जारी हो चुका है। सरकार ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन नियमों का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसमें नियमों के उल्लंघन के लिए किसी दंडात्मक कार्रवाई का उल्लेख नहीं है। ड्राफ्ट नियमों को सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया गया। 18 फरवरी के बाद अंतिम नियम बनाने के लिए मसौदे पर विचार किया जाएगा। संसद द्वारा लगभग 14 महीने पहले डिजिटल डाटा संरक्षण विधेयक 2023 को मंजूरी दिए जाने के बाद मसौदा नियम जारी कर दिए गए हैं। बच्चों के डाटा का किसी भी रूप में उपयोग करने के लिए पेरेंट्स की सहमति अनिवार्य होगी। डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण डीपीडीपी अधिनियम 2023 में व्यक्तिगत डाटा एकत्र करने और उसका उपयोग करने वाली संस्थाओं को डाटा फिड्यूशियरी कहा गया है। अनूठी पहल है। महाकुंभ के मद्देनजर रेल कर्मियों की जैकेट पर भी क्यूआर होगा। 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं को भी एक अनोखा और सुखद अनुभव प्रदान करेगा। रेल कर्मियों की जैकेट पर अंकित क्यूआर कोड स्कैन कर बनेंगे रेल टिकट। महाकुंभ के श्रद्धालुओं को नहीं लगानी पड़ेगी टिकट की लंबी लाइन। अपने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करके अपना टिकट ले सकते हैं। अच्छी पहल है। फरवरी से देश भर में फर्राटा भरने लगेंगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने परीक्षण से जुड़ा वीडियो शेयर किया। तेज रफ्तार के बावजूद गिलास में पानी स्थिर ही नजर आया। 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल की। आधुनिक सुविधाओं से भी लैस है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को स्वचालित दरवाजे, आरामदायक बर्थ, ऑन बोर्ड वाईफाई और विमान जैसी सुविधाओं के साथ डिजाइन किया गया है। स्वदेश तकनीक से निर्मित सेमी हाई स्पीड वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने गुरुवार को अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल की। ट्रायल सफल होने के बाद फरवरी माह से लंबी दूरी के लिए देश भर में वंदे भारत है स्लीपर ट्रेन फर्राटा भरने लगेगी। इससे विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस वंदे भारत स्लीपर में यात्री तेज और सुरक्षित सफर का भी आनंद ले सकेंगे। आवास प्लस ऐप गरीबों को दिलाएगा घर। बहुत बड़ी खबर है। ऐप के माध्यम से जल्द शुरू होगा सर्वेक्षण, बनी ठोस रणनीति। पीएम आवास योजना की पात्रता में भी हो चुका है बदलाव। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को और अधिक प्रभावशाली और पारदर्शी बनाने के लिए नई पहलें शुरू की गई हैं। इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों का चयन पारदर्शी तरीके से करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 10 जनवरी से पहले ऑनलाइन सर्वे शुरू किया जाएगा। इसके लिए आवास प्लस ऐप लॉन्च किया गया है। सर्वेक्षण में सभी ग्राम पंचायतों के सचिव ऑनलाइन तरीके से भाग लेंगे। उन्हें लॉगिन पासवर्ड और फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा भी दी जाएगी, जिससे सर्वेक्षणकर्ता और लाभार्थी की पहचान सत्यापित की जा सके। साथ ही लाभार्थियों को स्वयं अपना रजिस्ट्रेशन करने का भी विकल्प दिया गया है, जिससे प्रक्रिया और अधिक सुलभ हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए पात्रता के मानकों में भी संशोधन किया गया। पहले जिनकी आय 10,000 रुपए थी, जिनके पास बाइक, मोबाइल या फ्रिज था, उन्हें अपात्र माना जाता था। लेकिन अब मानकों में संशोधित कर 15,000 रुपए प्रति माह तक आय वाले लोगों को भी पात्रता की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसी के साथ आज का मॉर्निंग न्यूज सेशन यही समाप्त होता है। मैं विपिन शर्मा लेता हूं आपसे विदा। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हमारा सेशन पसंद आया तो लाइक करके जाएंगे, और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आने वाले टाइम में सभी जो अपडेट है उनसे आप रूबरू हो सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।